अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज के कंप्यूटर एज अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों को मैं बताऊंगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, इसी तरीके से बिजनेस, बिजनेसमैन, डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस बताऊँगा। इसी तरीके से फिर आपको अकॉर्डिंग टू नेचर बिजनेस की कितनी कैटेगरीज होती हैं, ये भी तमाम चीज़ें आज आपको ब्रीफ करूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। हमारा लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मुराद ऐसी तमाम तरह एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कर रहे होते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये तमाम काम क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो इसको एक डेफिनेशन की सूरत में पढ़ते हैं कि वो डेफिनेशन की सूरत में क्या होता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसी तमाम तरह एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं। तमाम तरह की इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ आपकी क्या कहलाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको भी ब्रीफ करता जाता हूँ। 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक होती हैं इकनॉमिक और एक होती हैं नॉन इकनॉमिक। अब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकनॉमिक क्या होती हैं, इसको बारी बारी पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इकनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग अपने मुआशी फ़ायदे के लिए जिस कामों को करते हैं, वो तमाम काम, अगर इन शॉर्ट इसको ब्रीफ करें, वो तमाम काम जो हम अपनी रहन सहन के लिए, अपने जो मुआशी मामलात के लिए इख्तियार करते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी? आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसको एक डेफिनेशन की सूरत में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। हम जिंदा रहने के लिए अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कमाई के लिए काम कर रहे होते हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? इकनॉमिक एक्टिविटीज़। और इनको फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज शो हो रही हैं, जिनमें एक बिज़नेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरह की कैटेगरीज आपकी क्या कहलाती हैं? इकनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस ऐसी तमाम लीगल एक्टिविटीज़ जो आप लोग मुआशी फ़ायदे के लिए कर रहे होते हो, जिसका मकसद होता है आपका मुनाफा कमाना, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? बिज़नेस कहलाती हैं। तो इसको डेफिनेशन की सूरत में पढ़ते हैं कि एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी? बिजनेस कहलाएंगी। तो लीगल एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटी डेफिनेशन की मदद से आप लोगों ने भी इसको देखा है कि बिज़नेस क्या होता है। अब बिज़नेस के अंदर क्या है, आपके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? बेसिकली बिज़नेस के लिए 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। एक होता है कि लीगल एक्टिविटी, ठीक है, वो उसके बाद फिर क्या अंडरटेकन, एंड देन फिर क्या है आपके पास? प्रॉफिट। तो ये 3 पॉइंट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे, आपकी डेफिनेशन बिज़नेस की मुकम्मल नहीं होती। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो इसको बेहतर से इसको रीड आउट कर चुके होंगे कि बिज़नेस क्या होता है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए जस्ट बताना ये काफ़ी होगा कि बिज़नेस क्या होता है। एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन और परफॉर्म फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस, ठीक है। अब बिज़नेस के कुछ फंक्शनल एरियाज़ होते हैं जिनमें आपके पास ऑपरेशंस आते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, HR स्पेशलिस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, इसमें आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ये डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स आपके जो होते हैं, कुछ फंक्शनल एरियाज़ हैं जो आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी मदद से आपका बिज़नेस रन करता है। इन्हीं के थ्रू आप लोग बिज़नेस में जो है स्टेबिलिटी लेके आते हैं, बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आगे कैटेगरीज को पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिज़नेस को। टाइप्स ऑफ बिज़नेस क्या होता है? टाइप्स ऑफ बिज़नेस में आपके पास बहुत सी कैटेगरीज शुमार हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 तरह की कैटेगरीज: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और कॉर्पोरेट बिजनेस क्या होता है, हम इसको भी बारी बारी रीड आउट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टूडेंट्स ऐसा बिजनेस होता है कि
जिसको एक सिंगल पर्सन जो है वो मैनेज कर रहा होता है, वही उसका ओनर होता है, वही उसको तैयार करता है, वही उसको चलाता है, ठीक है। आ लीगल बिजनेस डेट इज़ ओन्ड एंड यूजुअली मैनेज बाय वन पर्सन, जिसको एक पर्सन मैनेज करता है और वही उसको ओनर भी होता है। तो ये बिज़नेस की कैटेगरी एक छोटी सी है जो नॉर्मली देखने में मिलती है आपको आम रूटीन के अंदर। छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे जो सप्लायर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। और दूसरे अल्फाज में अगर बात करें उसकी डेफिनेशन को लेकर, तो वो बताते हैं कि अ बिजनेस दैट लीगली हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर, जिसकी कोई मालिक से अलग हैसियत नहीं होती कारोबार की, ठीक है। कोई सेपरेट नेम नहीं होता मालिक का, बिजनेस का ऑनर के नाम पे ही चल रही होती है। ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है, ऐसे बिज़नेस को क्या बोला जाता है, ऐसे बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस बोला जाता है, ठीक है। इसमें होता है क्या है, इनकम और लॉसेज और टैक्स वगैरह वो इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं। वो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करता है और उसी के मुताबिक उसको सबमिट करवाता है, ठीक है। अब दूसरे थोड़ी सी बात को आगे मज़ीद लेकर चलते हैं। तो कहते हैं द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म अंडर विच कैन ऑपरेट अ बिजनेस, जिसमें ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको कोई एक बंदा बना रहा होता है, वही चला रहा होता है। जो ऊपर डेफिनेशन में अपने बात को डिस्कस किया था, और बात सेकंड भी वही है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी। इसकी कोई अलग कानूनी हैसियत नहीं होती। कोई भी बातचीत हो वो उस इंडिविजुअल पर्सन के मुताबिक हो रही होती है, कंपनी के नाम से नहीं हो रही होती, क्योंकि कंपनी एक अलग नाम रखती है, ये चीज़ एक अलग नाम रखती है। इसी तरीके से अब आगे देखें, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको गाइड करता हूँ। एग्जांपल्स के तौर पे देखो, लेट्स सपोज एक आर्टिस्ट है। अब एक आर्ट जो स्टूडियो वाला है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। इसमें छोटे छोटे बिजनेस आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। असल में एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन काम कर रहा है, उसी की कंपनी है, वही काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अब आर्ट स्टूडियो की बात करें, कोई आईटी कंसल्टेंट की बात करें सर्विसेज की, इस तरीके से आप लोग किसी ग्रोसरी स्टोर की बात करें, वो असल में क्या है, वो भी एक उसका बिजनेस है। और ये ऐसी बिजनेस की कैटेगरी कहलाती है आपकी लोकल ग्रोसरीज या आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले फ़ायदों की बात करते हैं, बाद में नुकसान की बात करेंगे। तो देखते हैं एडवांटेजेस के हवाले से। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप बॉस होते हैं अपनी कंपनी के, आपके पास सारे का सारा प्रॉफिट होता है। आज की जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो लो होती है, इसका जो प्राइवेसीज़ है वो मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि आप एज इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल की जो प्राइवेसीज़ होती है वो इंडिविजुअल ही रहती हैं, वो किसी के पास जाती नहीं है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश करना, चलाना बड़ा आसान हो जाता है बानिस्बत दूसरे बिजनेसेस की, ठीक है। और इसको इजीली जो है ना, लीगली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को ये इजीली। और इसको वाइंड अप भी ईजी तरीके से किया जा सकता है। इसको वाइंड अप भी बड़े आसान से आप लोग कर सकते हो कि जी आपका दिल किया कारोबार बंद करने का, जब मर्ज़ी बंद किया, जब मर्ज़ी आगे पीछे चले मूव करते रहे। इसी तरीके से देखो आगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात में आ जाओ तो नुकसानात में इसमें सबसे पहले जो है, जो लॉस है, सबसे पहले जो डिसएडवांटेज इसका है वो ये है। लॉस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डिसएडवांटेज ज़रूर इसको कह सकते हो। इसमें ये होता है कि जितनी भी जिम्मेदारी होती है सारी कारोबार की, वो आप ही के ऊपर होती है, क्योंकि आप एज इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। अगर तो लाइबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे तो अनलिमिटेड होती है। अगर डेट्स आपने लिए, कोई कर्जा किसी से लिया, तो कर्जे की सूरत में आपको अपना सारे का सारा जो प्राइवेट पर्सनल एसेट्स हैं आपके, वो सारे के सारे भी आपके जा सकते हैं। लेट्स सपोज आप बैंक से लोन ले लेते हैं, एक हैंडसम अमाउंट में लोन लेते हैं, या किसी दूसरे पर्सन से लोन ले लेते हैं। आप जब रिटर्न करने का टाइम आता है, आपके पास इतनी वर्थ नहीं होती चीज़ों की, तो आप अपनी पूरी की पूरी चीज़ें भी जो भी होता है आप उसको हैंड ओवर करते हो, ताकि आपके एसेट्स का जो डेट है आपका वो रिकवर हो सके। और सेकंड इसमें कि इजीली कैपेसिटी को जो है वो रेज़ किया जा सकता है, लेकिन ये लिमिटेड होता है। कैपेसिटी इजीली आप कर तो सकते हो, रेज़ बढ़ा सकते हो आसानी से, जी मेरे दिल कर है मैंने इसमें चीज़ें मज़ीद लेके आनी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट से ज़्यादा आप लोग नहीं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते। प्लस सेकंड ये होता है कि जब आप लोग कैपिटल रेज़ करने की बारी आती है, तो चूंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट लो होती है, तो आप लोग लो इन्वेस्टमेंट का ही काम करोगे। आप कभी भी अपर की सोच उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते कि मैं जी पहले दिन ही मैं 10 करोड़ रुपया लगा दूँ, आपकी जेब में 1 लाख पड़ा हो, आप किसी से लेंगे भी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डेट को
लेना इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो डे बाय डे आपके डिसीजंस पे डिपेंड करती है कि आपका डिसीजन क्या चल रहा है, ठीक है। उसमें फिर देखो एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसकी कैलिबर हाई होता है, ठीक है, वापसी कैलिबरी होती है इजीली। जो है ना अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, रिटायर्ड पर्सन होते हैं जो फारिग हो जाए तो कोई ना कोई शॉप कर लेते हैं, क्योंकि जब उनके पास काम कुछ नहीं होगा तो अपने टाइम को सर्व करने के लिए ही वो फिर किसी न किसी तरीके से इन कामों की तरफ आ जाते हैं। इसी तरीके से इसको जो है छुट्टी का टाइम बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो छुट्टी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपने ही कारोबार, आपने ही अपनी शॉप को ओपन करना है, आपने ही क्लोज़ करना है, फुल डे आपने वहाँ पे बैठना है, डील करना है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आपको छुट्टी करनी पड़ जाए तो आपका सारे का सारा जो उस डे का बिज़नेस होता है वो ज़ीरो हो जाता है अगर छुट्टी कर लेते हैं तो, ठीक है। और इसके में टैक्स क्या होता है, टैक्स आपने एज सिंगल पर्सन देना होता है। फिर जो लाइफ है बिज़नेस की वो लिमिटेड होती है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाह रहे उसको वाइंड अप कर सकते हो आप लोग। ये तो आपने वाइंड अप में पढ़ लिया था पीछे। अब आगे पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? असल में एक लीगल फॉर्म ऑफ बिज़नेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक पार्टनरशिप क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं प्रॉफिट को और अपनी लायबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इसमें बहुत से एग्रीमेंट्स पॉसिबल होते हैं। इसमें जो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं, जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो हर पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व होता है उसके मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नॉट एवरी पार्टनर इज़ नेसेसरी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। दोनों पार्टनर्स का ना लाजिम नहीं होता कि दोनों के दोनों ही बैठे हों मैनेजमेंट के अंदर, कोई एक भी बैठा हो तो काम चल जाता है, ठीक है। और चूँकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है दोनों की, तो दोनों लिमिटेड लायबिलिटी के मुताबिक अपने काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके दो या दो से ज़्यादा चूँकि लोग होते हैं तो इजीली होता है, बेटर होता है। आपको जो है बिज़नेस के अंदर भी ना बहुत से आपके जो फीचर्स हैं आपको ऐड हो जाते हैं। इसकी जो स्टार्टअप है वो इजी होता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी लो हो जाती है बनिस्बत आपकी बड़ी कंपनी के। और इसमें कैपिटल भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसकी बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। और इसमें कैलिबर जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो हाई होता है, ठीक है। और इसमें इनकम ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है आपकी। और अगर तो आप लोग लीगल एक्टिविटीज़ की बात करो, लीगल अफेयर्स की, इसमें तो टैक्सेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प मिलती है, ठीक है। पार्टनर बिजनेस अफेयर्स आर प्राइवेट होते हैं इनके तमाम, ठीक है। और इसकी जो एक्सटर्नल रेगुलेशंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। और कोई लीगल स्ट्रक्चर जो है वो जो है चेंज करना इसके लिए बड़ा आसान होता है। इसको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, जैसे सोल को देनी नहीं पड़ती, इस तरह से इसको भी इतनी ज़्यादा कोई डिटेल अभी नहीं देनी पड़ती। देन कुछ नुकसानात भी हैं कि देखो ज़िम्मेदारी जो है ना वो दोनों पार्टनर्स की अनलिमिटेड भी जा सकती है, लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। दोनों कैटेगरीज के अंदर ये फॉल कर सकती है। देखो हर पर्सन जो है ना अपने रिस्क के ऊपर खेल रहा होता है इसमें। अब रिस्क जो होता है वो रिस्क तो रिस्क ही कहलाता है, काम हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, ठीक है, रिस्क ही होता है। अब इसमें जब ईच पार्टनर जॉइंटली एट सेवरली लायबल होता है, जो दोनों पार्टनर होते हैं जॉइंटली लायबल होते हैं पार्टनरशिप के कर्ज़ों के, जो भी उन्होंने कर्ज़ा लिया होता है, किसी पर्सन से लिए, किसी पार्टी से लिया बिज़नेस के लिए, या अपनी किसी बैंक से लोन लिया हुआ, तो दोनों इक्वल लायबल होंगे, ठीक है। दोनों ने इक्वली अमाउंट पे करनी होती है। और इसकी जो आप बात करें ईच पार्टनर जो होता है इसका वो एजेंट कहलाता है, ठीक है। और ईच पार्टनर एज एजेंट भी काम कर रहा होता है। और इफ़ पार्टनर ज्वाइन और लीव, अगर कोई पार्टनर छोड़ना चाहे, जाना चाहे, तो वो इजीली जो है ना अपनी कॉस्ट के मुताबिक उसको विड्रॉ करवा सकता है,
और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है कॉर्पोरेट बिजनेस का। कॉर्पोरेट बिजनेस को अक्सर लोग जॉइंट स्टॉक ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों का जो है वो स्टॉक जो है वो लगा होता है, बहुत सारे लोगों के एसेट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अ लीगल एंटिटी विद अथॉरिटी टू एक्ट एंड हैव लायबिलिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कॉर्पोरेशन जो होती है इंजॉय करती है मोस्ट ऑफ राइट्स को और रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल प्रोसेसेस के ऊपर। दिस इज़ अ कॉर्पोरेशन हैज़ द राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ राइट्स होते हैं इनके भी, कॉर्पोरेशन के भी, जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने के। लेट्स सपोज कि कर्ज़ा लेना है तो कर्ज़ा कैसे लिया जाए, एम्प्लॉय की हायरिंग है, फिर टैक्सेस वगैरह की पेमेंट्स है, फिर जो लोन्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ इसमें रेफरिंग होती है। कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेट्स सपोज ये आप लोग के पास कुछ वॉलमार्ट है, फेडेक्स है, ये गूगल, कोका है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं। अ कॉर्पोरेशन इज़ ओन्ड बाय शेयर होल्डर एंड देयर ओनरशिप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक्स के वाले से रिप्रेजेंट की जा रही होती है। कॉर्पोरेशन हैज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू ओवरसर्व द कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट के कॉर्पोरेशन के लिए। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये पढ़ लें, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये आप लोग देख लीजिएगा कुछ सोर्स इसका। अब ये मुख्तसरन याद रखिएगा कि ये सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से बहुत मुख्तलिफ है। पार्टनरशिप में आप खुद इन्वेस्टर होते थे, यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर होती है, ठीक है। अब जनरल पब्लिक से जो है वो काम करते हैं, अपने पार्टनर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसका सोर्स ऑफ कैपिटल बहुत हाई होता है, ठीक है। अब जो ट्रांसफर ऑनरशिप है वो जो है वो देखा जाता है किस कैटेगरी की है तो उसमें किया जाता है। फिर इसकी लाइफ जो है परपेचुअल होती है, कोई ख़ास लिमिट नहीं होती, सदाबहार के लिए होती है, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करो, टैक्स डबल करना पड़ता है, ठीक है। एक्सेसिव टैक्स फाइलिंग्स होती हैं, बड़ी फाइल्स रिटर्न सबमिट करवानी पड़ती हैं। फिर इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होती है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करती। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर, शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर्स क्या होता है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसको याद रखिएगा। शेयर होल्डर वो पर्सन होता है या वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो किसी दूसरी कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा बाय कर लेती है, थोड़ा कर ले, ज़्यादा कर ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी उसके पास अमाउंट होती है उसके मुताबिक वो वहाँ से उसका स्टॉक बाय कर लेती है। तो वो जब दूसरी कंपनी का स्टॉक बाय करती है तो वो उसका शेयर होल्डर बन जाती है, ठीक है। अब उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है कॉमन और एक होती है प्रेफर्ड। कॉमन शेयर होल्डर्स और प्रेफर्ड शेयर होल्डर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कॉमन शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के कॉमन स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं प्रिविलेंट होते हैं स्टेक होल्डर्स की, इनमें वोट्स भी ज़्यादा, वोटिंग राइट्स जो हैं वो देखे जाते हैं, मैटर करते हैं। लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, इनमें अदर हैंड से आप जो है ना वो मोर रेयर होते हो। अब दूसरे हाथों में जाने के बजाय आप अपने जो करीबी होते हैं उनको आप शेयर प्रोवाइड करते हो। ये कॉमन शेयर होल्डर्स की कैटेगरी से हटके है। अब इसमें क्या होता है, प्रेफर किया जाता है, अब कंपनी अपने जो ओन शेयर्स होती हैं अपने शेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है और उसमें वोटिंग राइट्स कोई नहीं होता। इसमें आप इजीली जिसको चाहो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हो शेयर्स को। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपने देखा है। अब इसमें देखो कैटेगरीज होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी है, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, कोई अदर कंपनीज भी हो सकती हैं। तमाम किस्म के जो लोग हैं ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं किसी भी कंपनी के। अब स्टेक होल्डर की बात करो तो पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस विद अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस, जिनका कारोबार में कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। अब इसको दूसरे अल्फाज में देखो, दिस इज़ नॉर्मली बिकॉज, ये बहुत आम होता है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है बिज़नेस के साथ, ठीक है। और कि वो कैसे चल रहा है, कि क्या फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या है, ये मज़ीद एक कैटेगरी ये इसकी आ जाती है। असल में स्टेक होल्डर क्या होते हैं, वो लोग होते हैं, वो ग्रुप होता है पीपल्स का कि जो अफेक्टेड होता है कंपनी के एक्शंस की वजह से और उसके बिज़नेस कारोबार के वाले से, ठीक है। आगे इसको देखते हैं मज़ीद। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में एम्प्लॉयज़, मैनेजर और ओनर्स वगैरह आते हैं, जबकि एक्सटर्नल में आपके पास बाकी जितने भी किस्म के कैटेगरीज के लोग हैं वो तमाम के तमाम आपके एक्सटर्नल का पार्ट होते हैं। अब
इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात करें, इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके पास इंडिविजुअल्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनी के साथ इंटरनली लिंक कर रही होती हैं, ये जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो तमाम लोग क्या कहलाते हैं, कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर। अब कंपनी से बाहर के जो लोग हैं जो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और इसी तरीके से शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के शेयर बाय करता है वो कंपनी का क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। लेकिन जो बाय नहीं कर रहा लेकिन कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राब्ते में है, किसी न किसी सोर्स से कंपनी की कोई प्रोडक्ट बाय करता है, या कंपनी के रास्ते में कंपनी के जो है ना रास्ता, कंपनी के रास्ता जो है वो उसके घर के पास से गुजरा है, तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, आपके पास क्या कहलाएगा, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। तो एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है ये स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, काइंड ऑफ बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस की कैटेगरीज मजीद क्या होती हैं और कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू नेचर जो होती हैं। अब असल में दो कैटेगरीज होती हैं बिजनेस की जो नेचर वाइज देखा जाए। बाज़ बिजनेस जो होते हैं वो चीज़ बनाने और बेचने का काम कर रहे होते हैं, और बाज़ होते हैं जो सर्विसेज दे रहे होते हैं दरमियान में, एज मिडल पर्सन होते हैं, ठीक है। बाज़ प्रोफेशंस होते हैं। अब ये तमाम जो कैटेगरीज हैं ये सारी की सारी क्या एज पर नेचर जो होती हैं। अब नेचर ऑफ बिज़नेस की बात करें तो दो कैटेगरीज, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक सर्विस बिजनेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मजीद इसको कैटेगराइज किया जाता है रिटेल बिजनेस और आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। अब रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग कुछ बात मिलती जुलती है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसकी रिटेलिंग होगी, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है रिटेलिंग नहीं है, क्योंकि रिटेलिंग डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जबकि जो सर्विस बिजनेस है ये डिपेंड नहीं करता, ये खुद से अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा होता है लोगों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब रिटेल बिजनेस की बात करें, रिटेल बिजनेस क्या होता है, या जो आपका मर्चेंडाइज बिजनेस है, रिटेल बिजनेस में क्या होता है, आप लोग कंज्यूमर तक जो है डायरेक्टली चीज़ पहुंचाते हो, आप एज कंज्यूमर फ्रेंडली चीज़ पहुंचा रहे होते हो, आप मार्केट से चीज़ लेते हो, मार्केट से चीज़ लेके कंपनी की चीज़ मार्केट से लेकर क्या करते हो, आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हो कस्टमर्स को डायरेक्टली। अब सर्विस बिजनेस में बात करो, सर्विस बिजनेस में क्या होता है, आप एज अ सर्विसेज अपनी जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनरीज में हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं, कोई आप लॉ फर्म में हैं, कोई आप एज अ प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, एडवाइजिंग है, कंसल्टिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें कि आपकी सर्विस बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चीज़ को रॉ कमोडिटी से क्या कर रहे होते हैं, उसको नई फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं, एक आम हालत से उसको एक ख़ास लुक देते हैं ताकि वो कारोबार के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तक उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ ताकि आपको